होंगला लैप्स होंगला। जय जोहार, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। आज 30 जून 2020 है और सिद्धू कान्हू चांद भैरव का जो आंदोलन है 165वां क्रांतिकारी दिवस चल रहा है। उसके तहत हमारे मूल्यवासियों को, हमारे SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी समाज को वो आंदोलन क्या था, आंदोलन किसके विरोध में था, बहुत ही संक्षिप्त में जानकारी देने का कोशिश करेंगे। मैं कृष्णा टुडू, राष्ट्रीय महासचिव मीडिया, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, न्यू दिल्ली। जौतो को की जोहार, जय मूल्यवासी, बुहा को, बहिन को, काका को, बाबा को, तेहिं 30 जून हुल दिवस कान ताबोना। नवा हुल दिवस उपलक्ष्य रे लाइव हेज आकान ताबोना एवं 30 जून जहाँ लड़ाई तहे काना सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडावा से आरो तीन महापुरुष को तहे कान ताबोना उनको आंदोलन चीज तहे काना ओना रेया बाड़ाय रेया बन चेष्टाया। किंतु इन खाली हड़ते रोड लेखाय खाली सान्ताल समाज रेगे मिटे मैसेज चला। सान्ताल समाज छाड़ा आरो अन्य हेना को ताबोना। शेड्यूल कास्ट रे 1500 जाति हेना को ताबोना। शेड्यूल ट्राइब रे 800 जाति हेना को ताबोना। उनको आबो भाषा बाको बाड़ाया। OBC रे 3743 जाति हेना को उनको आबो भाषा बाको बाड़ाया। तापरे धर्म परिवर्तन सिख, जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, लिंगायत हेना को ताबोना उनको आबो भाषा बाको बाड़ाया। उनाते हिंदी ते रोड रे चेष्टाय ताबोना जाते जतो हड़ बन बुझ नाम। हम लोग देखते हैं आदिवासियों का जो आंदोलन हुआ इस भारत पर, बाबा तिलका मांझी, बाबा सिद्धू कान्हू चांद भैरव, जननायक बाबा बिरसा मुंडा और भी बहुत सारे हम लोगों ने इतिहास में देखा। लेकिन आंदोलन किसके विरोध में था, आंदोलन क्यों था? क्या आंदोलन बाबा तिलका मांझी 1750 से ही शुरू हुआ? क्या उससे पहले इस भारत में आंदोलन शुरू नहीं हुआ? अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास को देखते हैं तो 1285 से आदिवासियों अकेले अकेले लड़ रहा है और 1285 में हिरासा कमाल हीरो का अफगानों के साथ मुक्ति संग्राम में दहशत हुआ, दत्त हुआ। 1336 राजकुमारी हसला कुमारी लांजीगढ़ शहादत हुआ। 23 जून 1564 वीरना नारायण सिंह का मुगलों से युद्ध में शहादत हुआ। 24 जून 1564 में महारानी दुर्गावती जो थे मुगलों के विरुद्ध मुक्ति का संग्राम चला। इसके अलावा 1575 में भीलों का आंदोलन चला मुगलों के विरोध में। 1778 में छोटा नागपुर के पहाड़ियों सरदारों ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन चला। 1835 में जतिया हिल असम के राजा ब्रिटिश के विरोध में आंदोलन चला। 1836 में मिसिमम आंदोलन असम में चला। 1838 में गुजरात में नायक संग्राम चला। फिर 1838 में खमतियों ने ब्रिटिश एजेंट एवं व्हाइट
80 अधिकारियों के ऊपर आक्रमण किया, मार डाला, वो आंदोलन चला। 1839 से 1843 तक खमपट्टी आसाम बगावत का आंदोलन चला। 1842 में बस्तर गोंड कैप्टन ब्लांड की सेनाओं टुकड़ी पर आक्रमण तथा ब्लांड की सिपाही का कत्लेआम किया गया। 1842 में तुसाइयों आसाम ने अरकान सिलहट के ब्रिटिश सीमा पर धावा और ब्रिटिश फौज को हराया। 1843 में सिंघपो प्रमुख निरंग भीड़ द्वारा ब्रिटिश गरिसन पर आक्रमण और अनेकों को मारा। 1844 में लुसइयों द्वारा मणिपुर ग्राम पर हमला तथा ब्रिटिश द्वारा प्रतिरोध हुआ, अनेकों गिरफ्तार हुए हमारे आदिवासी नेता। 1846 में गुजरात के कुंवर जियो बसाव के नेतृत्व में भील आंदोलन चला। 1849 में आसाम में कदमा सिंघपो द्वारा ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन चला। 1850 में उड़ीसा में कोंद जनजातीय नेता चर्क बिसोई का आंदोलन चला। 1853 से 1891 तक भोर महादेव बस्तर का मुक्ति संग्राम चला। 1855 में बिहार में संतालों का आंदोलन चला, जिसको सिद्धू कानू का आंदोलन हम लोग कहते हैं। फिर 1855 में एडन को अपनी मशीनरी को 2 लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए मशीनरी के विरोध में दंडात्मक अभियान के खिलाफ आंदोलन चला। 1857 में गुजरात में भोगी नायक और काजर सिंह के नेतृत्व में भील आंदोलन चला। 1857 में आसाम के मरीराम दीवान और सरिंग राजा के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरोध में आंदोलन चला। 1858 में गुजरात में ब्रिटिशों के द्वारा विरोध नोएडा का आंदोलन चला। 1860 लोसाई प्रमुख की ब्रिटिश त्रिपुरा पर आक्रमण आंदोलन चला। 1860 में फिर जातिया हिल्स के सेटेनेगो का आंदोलन चला। 1861 में आदिवासियों का कृषकों जो हमारा किसान है आदिवासी फुलागौड़ी में आंदोलन चला। 1862 में मुक्तादार छोटे आदिवासी जमींदार के विरोध में आंदोलन चला, जनजातियों का आंदोलन चला। आंध्र प्रदेश में कोया जनजातियों में। फिर 1869 से 70 तक बिहार धनबाद में जुड़ी के राजा के विरोध सांतालों का आंदोलन चला। 1880 में नागा विद्रोह उड़ीसा के मलकानगिरी में तमनडोरा के नेतृत्व में कोया आंदोलन चला। 1873 में अंडमान में हमफरी के विरोध में सेंटिनेल द्वीप वासियों का आंदोलन चला। 1889 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुंडा नेताओं का सरदारी आंदोलन चला। 1895 में बाबा बिरसा मुंडा का आंदोलन चला। 1922 में सिरनी गोइडालो नागो का आंदोलन चला असम में। 1941 में आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में भूमि का नेतृत्व गोंड और कोलम आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला। 1942 में उड़ीसा में लक्ष्मण नायक का कोरापुट आंदोलन चला। और आखिरी में जो बड़ा आंदोलन हुआ 1942 से 45 तक अंडमान द्वीप समूह में जापानी कब्जे वाले क्षेत्र में जनजातियों द्वारा फौज के विरोध में आंदोलन चला। तो साथियों देखते हैं 1885 से 2020 तक यानी कि 715 साल से आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं भारत में। अगर 715 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो हम लोग सफल क्यों नहीं है? हम लोग सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को समीक्षा नहीं किया। जैसे एक डॉक्टर
बिना बीमारी को समीक्षा किए बगैर वो दवा नहीं दे सकता है। उसी तरह हमारा आंदोलन में जो कमियां खामियां था वो हम लोगों ने समीक्षा नहीं किया, इसलिए आज ये हालत है। तो मैं खासकर 30 जून सिद्धू कानू का जो आंदोलन था, गौरवमय आंदोलन था, महाहूल क्रांति आंदोलन था, उसी पे फोकस डालने का कोशिश करूंगा। वो आंदोलन आज के भागलपुर, पाकुड़, वेस्ट बंगाल के बीरभूम, सिवड़ी, बांकुड़ा में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और ये आंदोलन 1954 से 1955 तक शोषण, शासन और इज्जत बचाने के विरोध में आंदोलन चला। सिद्धू कानू से भी पहले इस आंदोलन को नेतृत्व करने वाला वीर सिंह और गोग ने इस आंदोलन को किया। कैलकाटा रिव्यू पेपर एक अंग्रेजों के समय में निकलता था, उस पेपर में वो दिया गया है विस्तार से। वीर सिंह और गोग अंग्रेजों से छुड़ाया था, करीब 7,000 आदमी को छुड़ाया था। उसको गुलाम करके बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। जब ये आंदोलन चला वीर सिंह और गोग के नेतृत्व में, सिद्धू कानू से पहले, तो सिद्धू कानू ने भगनाडीह में, जहां उसका जन्म हुआ, वहां उन लोगों ने चिंतन किया, मंथन किया गांव में। और गांव में चिंतन मंथन करने के बाद आदमी को एक मैसेज देना शुरू किया। और सिद्धू ने पहला भाषण दिया 30 जून 1855 को उसी बरगद के पेड़ के नीचे अंग्रेजों के खिलाफ एवं जोरदार जमींदार के खिलाफ, यानी कि साहूकार ब्राह्मणों के खिलाफ। और उस आंदोलन को शुरू करने से पहले भादू और सुनो माझी को जिम्मेदार दिया। क्या जिम्मेदार दिया? इस आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सेकंड लाइन का जिम्मेदार दिया। भागलपुर के कमिश्नर, कलेक्टर, बीरभूम के कलेक्टर, दिघी के थानेदार को धमकी दिया था सिद्धू कानू ने कि 15 दिन का समय देते हैं, अगर जोरदार जमींदार और आप लोग अगर अत्याचार नहीं करते हो तो इस आंदोलन को और भी बहुत बड़ा आंदोलन में घोषणा किया जाएगा। और वो 30 जून 1855 को 10,000 आदमी के सामने वो भाषण दिया और धमकी दिया। और उस आंदोलन में कुम्हार, कुंभकार, तेली, कर्मकार, चमार, डोम, मुसलमान और भी बहुत सारा जातियां था, उस आंदोलन को सपोर्ट करता था, आंदोलन में सहभागी लिया। और 30 जून 1855 को एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के तहत नारा दिया गया कि अंग्रेज हमारा मिट्टी छोड़ो और जोरदार जमींदार हम पर अत्याचार छोड़ो। और कलकत्ता का मुंह करके भागनाडीह से वो पैदल ही निकल पड़ा। और जब पैदल निकला, उस पैदल जाते जाते रास्ता में ही कुछ महाजन, कुछ जोरदार, कुछ ब्राह्मण लोग, साहूकार लोग उसके रास्ते में आया और उसे रोकने का कोशिश किया। उसमें 5 नाम आता है ब्राह्मणों बनिया में: मानिक चौधरी, गोराचांद सेन, सारथिक रोखिक, निमाय दत्तो और हीरू दत्तो। जाने के रास्ता में उन लोगों को हत्या करते हुए वो आंदोलन को आगे बढ़ाते गया। फिर जब उन लोगों का हत्या किया, हत्या करने के बाद दिघी थाना का दरोगा महेश लाल दत्त सिद्धू कानू को पकड़ने के लिए गुप्त रूप से उसका खुफिया विभाग लगाना शुरू किया इस आंदोलन को खत्म करने के लिए। और उसको बोला, दिघी थानेदार अटका के उन लोगों को बोला, कौन था? महेश लाल दत्त थानेदार का
मुंह पर जवाब दिया सिद्धू और कान्हू ने कि आपका बात को हम लोग मानने वाले नहीं हैं। जब जवाब दिया तो ब्राह्मण साहूकार जमींदार का पैर का तले जमीन खिसक गया। उसने सोचा कि आदिवासी पहले शूद्र है, फिर अछूत है, फिर आदिवासी है। आदिवासी सबसे नीचे है और ब्राह्मणों का मुंह पर जवाब दे रहा है, यानी कि वो धर्मशास्त्र का उल्लंघन कर रहा है। और उसको बहुत बड़ा झटका लगा। वो आंदोलन किस जगह में सबसे ज़्यादा हुआ? वेस्ट बंगाल के बीरभूम में सबसे ज़्यादा लड़ाई हुआ। इसीलिए बीरभूम को आज भी कहा जाता है वीरभूम, यानी कि वीरों का भूमि। और वेस्ट बंगाल में बीरभूम एक ऐसा जगह है सबसे ज़्यादा डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि उसको डरा के रखा गया है, उसको इतिहास पता नहीं है। तो आने वाला दिन में हम लोग इतिहास सामने रखेंगे कि ये वीरभूम है, ये वीरों का भूमि है, और आप लोग डरे हुए हैं। अत्याचार, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किस तरह से होता था? अगर कोई आदिवासी मर जाता था, मरने के बाद उस लाश को उठाने का अधिकार नहीं था आदिवासियों को। क्यों? क्योंकि आदिवासी जंगल पहाड़ काट करके खेती खलिहान बनाता था, घर बनाता था, लेकिन उसके ऊपर कब्जा साहूकार जमींदार यानी कि ब्राह्मणों का था। अगर कोई मर गया तो मरने के बाद तब तक वो लाश नहीं उठा सकता है जब तक वो जमींदार को ना बुलाए। जमींदार आएगा, फिर जमींदार हुक्म चलाएगा कि इसके ऊपर इतना कर्जा है। वो लाश तभी आप उठा सकते हैं जब आप इस कर्जा को चुकाओगे। तो कर्जा चुकाने के लिए मौखिक तौर पर उसका लड़का हो, उसका रिश्तेदार हो, उसको कबूल करने के लिए जबरदस्ती किया जाता था। और वो कर्जा तब तक वो नहीं चुका सकता है जब तक वो जीवित रहेगा। जीवित मरने के बाद, शहीद होने के बाद उसका वंश वो कर्जा चुकाएगा। इस तरह से अत्याचार होता था आदिवासियों के ऊपर। दूसरी बात, अगर आदिवासियों के घर में कोई भी सामान रखने का अधिकार नहीं होगा, अगर उसका रखने का अगर अधिकार हो गया, अगर सामान कुछ गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, चावल हो, कुछ भी अगर रखा तो जमींदार को बताना पड़ता था। क्यों? आदिवासी जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कर्जदार होता था। किसका? जमींदार, साहूकार, ब्राह्मणों का, विदेशी ब्राह्मणों का उस समय जो था। तो उसका घर में अगर कुछ है तो जमींदार के पास खबर जाता था कि आप कैसे रखें, मेरा आपने कर्जा नहीं उठाया। यानी कि आदिवासी पैदा होते ही वो कर्जे में डूब जाता था और उसका बाप मर जाता था तो वो कर्जे उसको चुकाना पड़ता था। इस तरह से अत्याचार होता था। तो ये अत्याचार के विरोध में ये आंदोलन था। हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है कि सिर्फ अंग्रेजों का विरोध में आंदोलन था। अगर अंग्रेजों का विरोध में आंदोलन था तो अंग्रेज तो जाति शोषण नहीं किया। अंग्रेज ने स्कूल खोलने का काम किया, अंग्रेज ने समय दिखाने के लिए घड़ी लगाने का काम किया, घड़ी पहनाने का काम किया, क्योंकि उसको देश चलाना था। और इसी तरह से आदिवासियों को गुलाम बना कर रखा जाता था। और आदिवासी कितना भोला भाला था, वो जंगल में पहला बात तो रहने के लिए मजबूर किया ब्राह्मणों ने। दूसरी बात, खेती घर बना करके वो अपना शांति में रहता था। शांति प्रिय एक मूल निवासी था भारत का आदिवासी। तो उसके ऊपर अत्याचार करता था क्योंकि आदिवासी हिंसक नहीं था। हिंसक करने के लिए उसको मजबूर किया गया। अगर रास्ता में एक सांप पार हो रहा हो और उस सांप को जब तक आप ना मारो वो आपकी तरफ देखेगा नहीं। अगर एक चींटी को भी आप दबाने का कोशिश ना करो तो आपको काटने का प्रचेष्टा या चेष्टा नहीं करता है। और आदिवासी तो जंगल में था। तो आदिवासी से अंग्रेज का लड़ाई तो होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आदिवासी सिविल सोसाइटी में रहता, आदिवासी टाउनशिप में रहता, आदिवासी नगर में रहता, शहर में रहता, तो आदिवासी के साथ लड़ाई होता, समझा जा सकता था। लेकिन वो तो जंगल में था क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा
जो पहले गुलामी शिकार किया आज के तारीख में वो ओबीसी है। चासा, तेली, तंबोली, कुर्मकार, सरनोकार और भी बहुत सारा जातियाँ, 3743 जातियाँ। फिर शेड्यूल कास्ट है, डोम है, चमार है, मातंग है, कामले है, बागती है, बावरी है, उसमें 800 जातियां हैं। वो भी उसका तालाब के किसी पहाड़ में या गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया। फिर एक समुदाय है, गुलामी शिकार नहीं किया, वो जंगल में गया। फिर एनटी, डीएनटी, बीजेंटी आखिरी तक लड़ते रहा। उसको अंग्रेज सरकार ने नाम दिया क्रिमिनल ट्राइब। क्रिमिनल यानी कि डकैत, चोर, ट्राइब यानी कि आदिवासी। अगर कोई एनटी, डीएनटी, बीजेंटी, इधर बंगला में हम लोग कहते हैं पाक मारा, बोबो गोरे, तो अगर कोई एनटी, डीएनटी, बीजेंटी का आदमी अगर इधर आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे डकैत है, चोर है, इसको भगाओ, इसको भगाओ। यानी कि हमारा ही आदिवासी को हम लोग भगा रहे हैं, हमसे दूर कर रहे हैं। उसका सारा भारत में 12 करोड़ जनसंख्या है एनटी, डीएनटी, बीजेंटी का, यानी कि हम हमारे आदिवासी को डकैत कह रहे हैं। अंग्रेज सरकार ने नाम दिया क्रिमिनल ट्राइब। क्रिमिनल अर्थात डकैत, चोर, ट्राइब यानी आदिवासी। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिख करके हम लोगों को अधिकार दिया, परिचय दिया, 800 जाति को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बहुत सारा अधिकार दिया। और हम लोग हमारा आदिवासी भाई को नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर इसका उदाहरण और जल्दी अगर समझना हो, एक घर में कुत्ता रहता है, उस कुत्ता को पालो पोसो, और जब भी उसका सर पर हाथ रखोगे तो उसका पूंछ जो है वो हिलाता है बहुत ज़्यादा। और जब रास्ते पर एक कुत्ता दिखाई देता है या द्वार में चौखट पर आता है भूख की वजह से, खाने की वजह से, तो वो जो आपका पोसा हुआ जो कुत्ता है उसी को बोलते हैं जाओ काटो, हुस कर देते हैं और वो काटने के लिए दौड़ के चला जाता है। वो जो घर में पोसा हुआ कुत्ता है उसको पता नहीं है कि मैं अपना ही भाई को काट रहा हूँ, अपना ही कुत्ता प्रजाति को काट रहा हूँ। उसका औकात नहीं कि बाघ को काटे, शेर को काटे। तो उसी तरह इंसान भी मानसिकता हो गया, यह तो क्रिमिनल ट्राइब है, यह तो एनटी, डीएनटी, बीजेंटी है, यह तो पाक मारा है, ये तो क्या बोलेंगे, ये बहुत खराब जाति है, इसको घर बनाने को नहीं आता, खाना बनाने को नहीं आता है, इसका घर नहीं है, द्वार नहीं है। एक भिखारी का भी सारा दिन काम करता है लेकिन रात को खाए ना खाए घर में रहता है। लेकिन एनटी, डीएनटी, बीजेंटी आज के तारीख में वंचित है। क्यों वंचित है? उसको वंचित रखा गया है ब्राह्मणों के द्वारा। तो ये भी हम लोगों को जानना होगा। तो इस तरह से हिंसक जाति सिर्फ इस भारत में ब्राह्मण था, और डीएनए टेस्ट ने भी प्रमाण कर दिया कि ब्राह्मण ही हिंसक जाति है। 2001 में माइकल बामसाप ने प्रमाण किया। फिर 2019 में कर्नाटक का राखीगढ़ी फिर से जो खुदाई हुआ उससे फिर प्रमाणित हुआ। बिलास करात साहब ने बाई किताब लिख करके वो पब्लिश किया, गूगल में अवेलेबल है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों को किस तरह से शोषण किया जाता था। और इसके बाद भी अगर आदिवासी कोई खेती करता था तो खेती करने के बाद जमींदार उसको कहता था आपने खेती किया, आपने चावल उगाया, आपने गेहूं उगाया, तो आपको टैक्स लगेगा। ये रीति रिवाज है, ये धर्मशास्त्र के अनुसार रीति रिवाज है। और जब तोला जाता था तो समान तोला नहीं जाता था, वो अपने मर्जी से तोल के लेता था। क्यों? उसका अधिकार है, उसका अधिकार है। उसको कहा आप जंगल में हो, मैंने जंगल में आपको रहने के लिए जगह दिया है, इसलिए मैं जितना चाहूंगा उतना लूंगा, उसके बाद आप लीजिएगा। जब आंदोलनकारी को पकड़ा जाता था, आंदोलनकारी को पकड़ करके क्या किया जाता था? वो आंदोलन भविष्य में ना करे इसके लिए मारा जाता था। कैसे मारा जाता था? उसका एक एक अंग को काटा जाता था। पहले आपका उंगली काटा जाएगा, फिर पैर का उंगली काटा जाएगा, फिर एक एक करके हाथ काटा जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा शायद, पहले का जो इतिहास पढ़ाया जाता था, मुझे अभी याद नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ ब्राह्मणों के द्वारा
जो जैसा कर्म करेगा उसी अनुपात में उसको जगह मिलेगा। जो पाप करेगा उसको आरी से काटा जाएगा, जो ज़्यादा पाप करेगा उबला हुआ तेल में उसको उबाला जाएगा। इस तरह से सजा दिया जाता था और कहा जाता था क्या, ये कर्म खराब किया है इसलिए गर्म तेल में उसको उबाला जा रहा है। ऐसा रियल में आदिवासियों के साथ होता था। ये इतिहास है, हमारा इतिहास हमको पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए वामन मेश्राम साहब कहते हैं कि जितना भी भारत में ब्राह्मणों का इतिहास है, ब्राह्मणों का इतिहास है, सारा इतिहास नए सिरे से लिखना होगा। और इसीलिए आदिवासियों का अभी रिसर्च सेंटर भी बनाया जा रहा है कि आदिवासियों का जो आंदोलन है उसको खोजा जाए और समाज के सामने रखा जाए। आंदोलन को नहीं पढ़ाया गया, इस तरह से अत्याचार होता था आदिवासियों के ऊपर में। भागलपुर इलाका में इतना बड़ा आंदोलन हुआ 1954 से 1955 तक, तो कोई विश्वास नहीं करता था। इतना हजारों आदिवासियों जान गंवाया, उसको गोली करके मारा गया, फिर भी कोई विश्वास नहीं करता था। 16 जुलाई 1855 को पियाचीर ग्राउंड में 5 घंटा लड़ा था अंग्रेज सेना के साथ, और अंग्रेज सेना के ऊपर नियंत्रण जोरदार जमींदार साहूकार ब्राह्मणों का था। और इतना बड़ा लड़ाई कहीं देखा नहीं गया, कहीं बताया नहीं गया। और मेजर बारोजेर सेना को मारा गया था सिद्धू कानू के नेतृत्व में। मेजर बारोजेर, उसका नेतृत्व में वो अंग्रेज सेना था, उसको मारा गया। 2500 सेना को ढेर कर दिया गया था तीर कमान से ही। मेजर बारोजेर ने अनुरोध किया था भागलपुर कमिश्नर को कि मुझे सेना भेजा जाए ताकि इस आंदोलन को मैं कुचल सकूं, इस आंदोलन को दबा सकूं, इस आंदोलन को खत्म कर सकूं और अपना राज कायम कर सकूं। और उसका दिमाग के ऊपर जो नियंत्रण था वो जोरदार जमींदार का था, वो पीछे से सारा काम कर रहा था। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर कद्दू का गाछ लगाया जाए और उसका जो शुरू रहता है वो बढ़ते जाता है, और उसका जो जड़ रहता है वो मिट्टी में रहता है, उसको ढकेलता जाता है, वो जड़ आगे नहीं जाता है, वो पहला जो अंश रहता है वही आगे बढ़ते जाता है। इसीलिए जो जड़ था वो ब्राह्मण था। एक गाछ ही देखिए, तो उसका जड़ नीचे रहता है और वो बढ़ते रहता है, उसको धकेलने का काम करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो इसी तरह से जोरदार जमींदार साहूकार ब्राह्मणों ने अंग्रेज को सामने करके हमारा आदिवासी भाइयों को मरवाया और कहा गया कि अंग्रेजों के साथ आंदोलन था। जब मेजर बारोजेर ने अनुरोध किया था भागलपुर कमिश्नर से कि सेना भेजा जाए, तो वो सेना छोटा नागपुर, सिंहभूम, हजारीबाग, मुंगेर से सेना आया और इलाका को कब्जा करना शुरू किया, आदिवासियों का कत्लेआम शुरू किया। जब कत्लेआम शुरू किया तो आदिवासियों में और ज्यादा आक्रोश हुआ और आप कह सकते एक गोरिल्ला युद्ध निर्माण हो चुका था। भागलपुर कमिश्नर ने वो सेना भेजने के बाद जब दमन नहीं कर पाया, फिर भागलपुर कमिश्नर ने एक लेटर दिया, बोर लेड्र लट डाल होरोसी को और जल्द से जल्द मार्शल लॉ को जारी करने के लिए किया जाए, संतालों का एरिया में और दमन किया जाए। जल्द से जल्द स्पेशल फोर्स मंगाया जाए, उसको दमन किया जाए, आंदोलन को खत्म किया जाए, क्योंकि उसका ऊपर बहुत बड़ा संकट का घेरा था। वो देख रहा था कि अगर जल्दी से जल्दी संतालों का आंदोलन, अगर आदिवासियों का आंदोलन अगर दमन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आदिवासियों के साथ साथ जो हमारा एससी समाज था, जो हमारा ओबीसी समाज था और धर्म परिवर्तन जो समाज था, वो भी धीरे धीरे उस आंदोलन को साथ देना शुरू किया था। और यह आंदोलन भयानक रूप ले लिया और वो कमिश्नर ने पुरस्कार घोषित किया। क्या?
जो इस आंदोलन को नायक को पकड़ा जाएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। किस तरह से पुरस्कार दिया जाएगा? जो ऊपर लेवल का जो नेतृत्व कर रहा है सिद्धू कानू, अगर उसको पकड़ा गया तो 10,000 दिया जाएगा। उससे नीचे का पकड़ा गया तो 5,000 दिया जाएगा। उससे नीचे पकड़ा गया तो और थोड़ा 3,000 या 2,000 दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी। और यह भी जारी किया कि जिसके हाथ में ही अस्त्र रहेगा उसी को शूट किया जाए, उसी को गोली किया जाए। अस्त्र क्या था? क्या गोला बारूद था आदिवासी के पास? नहीं था, क्योंकि वो जंगल में रहने के लिए मजबूर था। हजारों साल से वो बाघों के साथ लड़ाई करके अपना घर बसाया, भालू के साथ लड़ाई करके अपना घर बसाया, सांपों के साथ लड़ाई करके अपना घर बसाया, जंगली जानवरों के साथ दीर्घ काल तक उसने लड़ाई किया और अपना घर बसाया, संसार बसाया। और इस चीज को वो खत्म करना चाहता था। इतना संघर्ष करने के बाद मैं कुछ दिन पहले झारखंड गया, दुमका। तो दुमका से पीछे एक जगह का नाम है दलाही, वहां बहुत बड़ा मेला होता है। तो वहां से करीब 45 किलोमीटर मैंने जंगल की तरफ गया। एक गांव में मेरा कुछ रिश्तेदार है, कुछ काम से मैं गया था। तो वहाँ एक गांव में मैंने गया, मुझे गांव का नाम याद नहीं पड़ रहा है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी 10 दिन का बात है। तो उस गांव में जब मैं गया तो उस गांव में सारा का सारा जितना आदिवासी है, जो एंड्रॉयड सेट है, वो आज तक वो लोग देखा नहीं है। उससे भी बड़ा अजीब एक बात मुझे लगा, जब मैं गया गाड़ी लेके, जब मैं उतरा, सूट बूट पहना हुआ था, जब मैं मोबाइल निकाल रहा था तो वहाँ 10-12 छोटा बच्चा था, 5 साल 7 साल 8 साल 12 साल का। तो मोबाइल निकालते ही वो दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये क्यों दौड़ रहा है? उन लोगों से पूछा ये क्यों दौड़ रहा है? वो कहा कि आपके जैसा, आपको देख के दौड़ रहा। नहीं, क्यों? मतलब आपका जैसा शायद ये लोग नहीं देखा होगा आदमी। इससे आप लोग सोच सकते हैं कितना वंचित है आज भी हमारा आदिवासी झारखंड में। दूसरी बात, ब्राह्मण कितना शातिर से वो काम कर रहा है। आज भी उस गांव में एक रोजा है और वो रोजा के द्वारा आदमी को झाड़ फूक किया जाता है, हर तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे पैसा हटाया जाता है। और वहां का आदिवासियों का सारा आदिवासियों का ब्राह्मणीकरण हो गया है और सारा आदिवासी टिक्की रखा हुआ है उसका। जैसे ब्राह्मण का चुटिया रहता ना, उस तरह से आदिवासियों का चुटिया है वहां पर। मुझे बड़ा अजीब लगा। तो ये जब मैंने आदिवासियों का जब टिक्की देखा तो दामन मेश्राम साहब का एक बात मुझे याद आया कि सत्ता परिवर्तन होने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता, विचार परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। विचार, अगर हमारा आदमी मुख्यमंत्री बन गया, एमएलए बन गया, हम लोगों ने देखा अर्जुन मुंडा को, शिबू सोरेन को, अभी हेमंत सोरेन, और भी जितना आदिवासियों गुजरात में है या अलग अलग जहां भी एमपी एमएलए हुआ, लेकिन आज तक एक भी आदिवासियों का समस्या का समाधान नहीं हुआ। विचार परिवर्तन का काम नहीं किया, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। विचार परिवर्तन होगा तो सत्ता में भी परिवर्तन होगा। ब्राह्मणों ने विचार में परिवर्तन किया, आदिवासियों को ब्राह्मणीकरण किया, एससी को ब्राह्मणीकरण किया, ओबीसी को ब्राह्मणीकरण किया, और धर्म परिवर्तन जो है उसको भी ब्राह्मणीकरण नहीं किया, लेकिन ब्राह्मणों को देखकर फॉलोअर बनाया उसको। ब्राह्मण जैसे जैसा करता है वो भी वैसा वैसा कर रहा है। ब्राह्मण का जो रूलिंग पार्टी होता है वो रूलिंग पार्टी को हो ज्यादा, अरे जब होगा आंदोलन तब देखा जाएंगे, एडजस्टमेंट करने का काम किया। इसलिए स्पष्ट है साथियों, अगर हम लोग विचार परिवर्तन का काम नहीं करेंगे तो हमारा व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, और व्यवस्था अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो हमारा ना सत्ता परिवर्तन होगा ना हमारा भला होने वाला है। और आदिवासी तो सारा भारत में 7.5% है, और बंगाल में पकड़ा जाए तो 5.1% है। सारा जितना जनसंख्या है बंगाल में उसमें 5.1% है। उसमें भी कोई बीजेपी में फंसा हुआ है, वो भी ब्राह्मणों का पार्टी, कोई कांग्रेस में फंसा हुआ है, वो भी ब्राह्मणों का पार्टी। 34 साल सीपीएम ने राज किया, आदिवासियों का सत्यानाश किया, एससी का सत्यानाश किया, ओबीसी का सत्यानाश किया। मैं वामन मेश्राम का एक किताब पढ़ रहा था, वो किताब में साफ तौर पर लिखा हुआ था,
ज्योति बसु को जब पूछा गया कि आपने आज तक एससी और एसटी को मुख्यमंत्री या उच्च लेवल पद में क्यों नहीं बनाया, उसको पद क्यों नहीं दिया, तो वो बोला लायक नहीं है। इसका उल्टा अगर अर्थ किया जाए वामन मेश्राम के शब्द में, वो नालायक है। आज भी एससी एसटी ओबीसी को नालायक समझता है कम्युनिस्ट। 34 बछर राज किया, 34 साल में बहुत कुछ कर सकता था। फिर टीएमसी आया, हमारा आदमी सोचा माटी मानुस आएगा, टीएमसी भी हमारा आदमी इन्वॉल्व हो गया। आज 10 साल हुआ, 10 साल में मुख्यमंत्री सीपीएम ने क्या किया, कम्युनिस्ट ने 2 रुपया केजी का चावल खिलाया। टीएमसी भी 2 रुपया, तृणमूल कांग्रेस भी 2, ममता बनर्जी भी 2 रुपया चावल केजी चावल खिला रहा है। उसने 5 रुपया लीटर केरोसिन दिया, ये 15 रुपया दे रहा है। वो 10 रुपया गेहूं दिया, ये शायद 5 रुपया दे रहा है। यानी कि जो कुत्ता खाने लायक नहीं है वो दे रहा है। 2014 में एक अधिवेशन हुआ था वामन मेश्राम साहब का दुर्गापुर में, सृजनी हॉल में। तो वहां एक ऑफिसर के पास मैं और बंगाल का बहुजन क्रांति मोर्चा का प्रदेश संयोजक साधन रोहिदास, हम लोग गए, समय मांगे। एक ऑफिसर के पास लेडी था, आदिवासी था। तो चर्चा होने के बाद वो मिड डे मील का वो इंस्पेक्टर था। तो मैंने कहा मैडम, साधन रोहिदास ने कहा मैडम ये जो चावल खाते हैं, क्या ये चावल आप खाइएगा? तो बोला छी, ये चावल क्या आदमी खाता है क्या? तो जो कम्युनिस्ट देता था वो तृणमूल कांग्रेस दे रहा है, कल भाजपा आएगा वही देगा, कल कांग्रेस आएगा वही देगा, फिर केजरीवाल आएगा यही देगा। हमारा विकास कैसा होना चाहिए? हमको कितना % रिजर्वेशन मिला, हमको कितना % नौकरी मिला? आज हम लोग देख रहे हैं प्रशासन विभाग प्राइवेट होने को चला। अभी बंगाल में, सारा देश में सिविक पुलिस को गवर्नमेंटाइज नहीं किया जा रहा, सरकारी नहीं किया जा रहा। स्कूल में एक कहावत है बांग्ला में, और ये सब तू खिचड़ी घटा कर दिली, मतलब खिचड़ी खिलाने का काम कर रहा है वो लोग, हमारा सत्यानाश करने का काम कर रहा है। यानी कि कुछ जब सारा काम खराब हो जाता है उसका मीनिंग हो गया खिचड़ी घटा, मतलब सब तुम एक जगह कर दिया, लहसुन को भी, लंका को भी, मीट को भी और दाल को भी एक जगह कर दिया, और चावल को भी, वो खाने लायक अब नहीं रहा। तो स्कूल में खिचड़ी घाटा कर दिया। जो सीपीएम का पॉलिसी था वही तृणमूल कांग्रेस का है। यानी कि सत्ता परिवर्तन होने से आदिवासियों और एससी एसटी ओबीसी का व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये कुछ बातें हम लोगों को जानने की जरूरत है, क्योंकि हंटर, एक कमीशन आया, हंटर साहब भाषा में बोला जाता था कारी संथाल, क्योंकि जब आंदोलन चला तो यहां से जब भागलपुर से कलकत्ता की तरफ मुंह करके वो आंदोलन जब चलने लगा, आदिवासी चलने लगा, तो उसका पास साधन संसाधन नहीं था, खाने को अनाज नहीं था, तो वो टुकड़े टुकड़े में बट गया, 6000 7000 इस तरह से टुकड़े में बट गया। और बीरभूम के मुर्शिदाबाद, सिवड़ी, बांकुड़ा एरिया से भागना पड़ा था। और उसका जो केंद्र था, उसका जो राजबाड़ी था, उसका जो कमांड था जोरदार जमींदारों का, वो राजबाड़ी पाकुड़ में था। वो शायद आज भी है। जब लड़ाई करते करते राजबाड़ी महल पहुंचा सिद्धू कानू, चांद भैरव के नेतृत्व में सारा आदिवासी, वहां से सभी को, सभी जितना जोरदार जमींदार और अंग्रेज था सब भागना पड़ा, और सिद्धू कानू के नेतृत्व में वो जगह अपना कब्जा में आ गया। वहां जब पहुंचा, वहां चमार, भंगी, कुमार, कर्मकार, उन लोगों ने सपोर्ट किया था सिद्धू कानू का आंदोलन का, क्योंकि उन लोगों के ऊपर भी अत्याचार होता था। इन लोगों के जंगल के ऊपर अत्याचार होता था, जंगल के अंदर अत्याचार होता था, और इन लोगों के अंदर जंगल के बाहर अत्याचार होता था। शेड्यूल कास्ट के साथ छुआछूत होता था, उसके साथ शूद्रता व्यवहार होता था। तो उन लोगों ने भी वो आंदोलन को सपोर्ट किया। सपोर्ट ही नहीं किया, वो आंदोलन में चलने का काम किया, लड़ाई करने का काम किया उन लोगों ने। जब आंदोलन पाकुड़ में पहुंचा तो वहां एक जमींदार को पकड़ा गया, वो भाग नहीं पाया, सारा भाग गया। वो ब्राह्मण था, उसका नाम था
जगबंधु राय उसको पकड़ा गया और दीनदयाल और नंद कुमार को पकड़ा गया और वहीं पर मारा गया। लेकिन जगबंधु राय वो पैर पकड़ा, सिर रगड़ा, और इतना बड़ा आदिवासियों का क्षति होने के बाद भी जगबंधु राय को सेदू कान्हू के नेतृत्व में छोड़ा गया। कितना बड़ा मन था, वो समझा और उसको छोड़ा। उसने दया किया उसके जीवन पर। लेकिन ब्राह्मण 3000 साल से हम लोगों के ऊपर दया नहीं कर रहा है, और फिर भी हम लोग बेबी क्विक की तरह चिपके हुए हैं। पहले क्या होता था, जाति का आधार पर अत्याचार होता था, अब पॉलिटिकल का आधार पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार शाम है। जब बंगाल में सीपीएम, जब कम्युनिस्ट का सरकार गया 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस आया, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बना, तो वहां जब पिटाई शुरू हुआ, आदमी के ऊपर अत्याचार हुआ, तो उसमें एक भी ब्राह्मण ना मरा। सिंगूर में आंदोलन चला, एक भी ब्राह्मण नहीं मरा। जिस सिंगूर की वजह से ममता बनर्जी आया, सारा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी मरा। ये मैं बंगाल में रहता हूं इसलिए बंगाल का उदाहरण दे रहा हूं। तो जब भी कोई सत्ता में परिवर्तन होता है तो उसका आदमी नहीं मरता, हमारा ही आदमी मरता है। और आज भी हम लोग देख रहे हैं 15,000 सेना अंग्रेजों ने आदिवासियों को घेरना, मारना शुरू किया बीरभूम इलाका में, और अंग्रेजों ने 50 हाथी को लाया उस इलाका में, और उसको हर तरह का खुराक खिला करके उसको पागल बनाया गया। और जिस इलाका में आदिवासी रहता था, आदिवासी का घर था, जंगलों के बीच में रहता था, वो खेत, दिन मजूर खेत करके वो खाता था, उस जगह में उसको छोड़ा गया और आदिवासियों को पैरों तले कुचला गया। क्या आदिवासी समाज को ये पता कि जिन ब्राह्मणों ने, जिन विदेशी ब्राह्मणों, साहूकार, जमींदारों ने आपके बाप दादाओं को मारा, क्या उससे आज हम लोग थोड़ा सा मान सम्मान पा लेते हैं, क्लब में कुछ फंड पा लेते हैं, कुछ सुख सुविधा पा लेते हैं? वो थोड़ा सा चाहने के चक्कर में सारा आदिवासी समाज सत्यानाश हो रहा है। इसलिए साथियों, आदिवासियों को भी, जो जिन सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बाबा तिलका मांझी, या जननायक बिरसा मुंडा, या सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज, ज्योतिराव फुले, और भी जितना था हमारा, सबको किसने मारा, किसने अत्याचार किया? ब्राह्मणों ने किया। अगर हमारे बाप दादाओं का इतिहास, अगर आंदोलन ब्राह्मणों के साथ था, तो हम लोग एडजस्टमेंट करने का काम क्यों कर रहे हैं? क्या हम लोगों ने दुश्मन को निर्धारित नहीं किया? सेदू कान्हू के समय में जब आदमी का आंदोलन ना करे, किसी का पैर, किसी का उंगली काटा जाता था, किसका नेतृत्व में? साहूकार, जमींदार, ब्राह्मणों के नेतृत्व में। तो हमारे बाप दादाओं को जब जमींदार, ब्राह्मणों ने मारा और हम लोग उसके फेवर में काम कर रहे हैं, उससे एडजस्टमेंट करने का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा के लिए हम लोग मान सम्मान बेच रहे हैं। गुजरात में तो एक उदाहरण देते हैं, मामन मेश्राम साहब, किस तरह से दलाल और बड़वा तैयार हुआ कि वो एमपी या एमएलए बनने के बाद कई आदिवासी महिलाओं को बेचने के लिए ले जा रहा था। कितना बड़ा दलाल और बड़वा निर्माण हुआ आदिवासियों के अंदर। उन लोगों को भी हम लोगों को चिन्हित करना होगा आने वाला दिन में, अन्यथा हमारा समस्या का समाधान नहीं होने वाला। तो पैरों तले कुचला गया आदिवासी को। सिद्धू को खबरी द्वारा पकड़ा गया क्योंकि उसके पास अनाज नहीं था, खाने को दाना दाना को तरस रहा था। जब पकड़ा गया तो उसको पहले मारा गया, फिर चांद भैरव को पकड़ा गया, फिर उसको गोली करके मारा गया, फिर आखिरी में कान्हू को अंग्रेज ने पकड़ा और लड़ते लड़ते बीरभूम जिला में उपार बांध के सामने पेड़ के नीचे अगस्त महीने में 1855 में उसको मारा गया। तो हम लोग देखते हैं हमारा इतिहास जो है वो इतिहास बहुत भयंकर जगह से हम लोग गुजर करके इस परिस्थिति में आए हैं। अगर आज भी हम लोग नहीं सुधरे, अगर आज भी हम लोग सचेतन नहीं हुए, अगर आज भी हम लोग नहीं जागे, तो यकीन मानिए आने वाला दिन में हमारा
अनपढ़ बाप दादाओं ने आंदोलन किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने 800 जातियों को शेड्यूल ट्राइब नाम करके शेड्यूल ट्राइब संविधान में वो अधिकार दिया, परिचय दिया, और परिचय देने के बाद सारा अधिकार दिया। और अनपढ़ों गवारों की वजह से हम लोगों को अधिकार मिला, और आज पढ़ लिख करके हम लोगों को जो मिला था वो बचाने लायक नहीं है। ये है हमारा बुद्धिजीवी का रोल आज की तारीख में। तो इस सिद्धू कानू के अवसर में, हूल दिवस के अवसर में, आज क्रांति का दिन है। आज हम लोग शपथ लेते हैं ये जो इतिहास से सबक सीख करके, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बार बार कहा जो कौम जो जाति अपना इतिहास नहीं जानता, वो कौम वो जाति अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। तो क्या हम लोग इतिहास से सबक लिए? इतिहास से सबक लिख करके हम लोग आगे बढ़ने का काम किए? नहीं किए। इतिहास से सबक सीखना होगा, और सबक सीखने के बाद हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।